औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्या ठीक होंगे और मज़े में होंगे और बड़े मज़े की अच्छे तरीके से इनक्रेडिबल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस को इनक्रेडिबल ही कहता हूँ। कभी कभी ऐसे केस ठीक हो जाते हैं कि बंदा खुद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, और कभी लगे रहो तो ठीक ही नहीं होता, ऐसा भी होता है। हस्बे साबिक पहले हम थोड़ा टाइम अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर कोई माइंड सिम्टम का डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे। आज सुबह भी मेरा लेक्चर था हज का, जो कि 2 बजे ख़त्म हुआ, 1:30 पौने 2 बजे। 6 बजे ये है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझे अपनी प्रैक्टिस में मिला है वो आपके गोश गुजार करूँ और आपके दिल और दिमाग में वो चीज़ सरायत करूँ। हाँ? अल्लाह का आज जो हम जिक्र करेंगे, अल्लाह ताला की सिफात है अल मुक़सित जल्ला जलालहू। इसका मतलब है कि अदल व इंसाफ करने वाला। अब देखिए कि अदल व इंसाफ से यहाँ क्या मुराद है, कि अल्लाह ताला किस तरह का अदल चाहता है, किस तरह का इंसाफ चाहता है। और जिस तरह का अल्लाह ताला अदल इंसाफ चाहता है कि हम वैसा कर रहे हैं, वो सबके सामने ही है कि जैसा इंसाफ हो रहा है। एक स्मॉल पैमाने से लेके वो बड़े पैमाने तक जैसा इंसाफ हो रहा है, आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। लेकिन अल्लाह ताला किस इंसाफ और अदल की बात करता है? अल मुक़सित का मतलब है कि इस तरह का ना कोई इंसाफ करने वाला है और ना कोई अदल करने वाला है, क्योंकि वो अल्लाह है। ज़ाहिर है अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला, अदल करने वाला है। और हो सकता है जो बंदा है जितना भी नेक हो जाए, शायद वैसा अदल इंसाफ ना कर सके, क्योंकि जहाँ अदल इंसाफ की बात होती है तो ज़ाहिर है कि हज़रत अली करमल वजह ने भी कहा है कि अदल इंसाफ वाली गवर्नमेंट तो चल सकती है, लेकिन जहाँ अदल इंसाफ ना होगा तो कोई भी हुक्मरान हो, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो अदल इंसाफ क्या है? यहाँ मुराद ये है कि अगर आपको किसी मसले पे इंसाफ करना पड़ जाए तो इंसाफ का तकाजा है हमारे बकौल कुरान के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अगर आपकी अपनी औलाद में भी इंसाफ अदल करना पड़ जाए तो बिल्कुल सही किया जाए। अगर आपके रिश्तेदार का, आपकी बहन का, आपकी औलाद का भी कसूर है तो उसको भी कसूरवार ठहराया जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ ये काम तो नहीं हो रहा। ज़रा सा कोई वाक़फ़ है, वाकफ़ियत आ जाती है, अपने रिश्तेदारों में आ जाए तो उनको बचाया जाता है, अपने कारोबार में आ जाए तो अपने लोगों को बचाया जाता है। तो इसका नाम ना अदल है ना इंसाफ है, और इसका नाम गुनाह है कि आप गुनाह ही कर रहे हैं बजाय सवाब के, या अपने काम के, या अपने घर में जो इबादत है वो भी ज़ाया हो रही है। जब इंसाफ आप करते हैं, सबसे बड़ा इंसाफ अल्लाह ताला देने वाला है, और अदल भी। इंसाफ का मतलब है कि पहले आप इंसाफ करें कि कसूर किसका है किसका नहीं है, फिर आप अदल करें
कि अब करना क्या है दोनों के साथ। इंसाफ हो गया, एक का जुर्म निकला, एक का जुर्म नहीं है, अब अदल करें। अब या इंसाफ करे ना करे, ना इंसाफ है ना अदल है। अब अदल क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिससे जुल्म किया है वो भी कुछ ठीक तरह से उसको भी उसका हिस्सा मिले, जिसने जुल्म नहीं किया उसको भी हिस्सा मिले। किसी को सजा हो गई है, जिसका कसूर था और जो मुद्दई था, उसको अब कहा जाएगा कि इसको माफ कर दो। अगर वो माफ कर देता है तो अदल हो जाता है कि इंसाफ भी पहले हो गया, कसूरवार भी गिराया गया, और अब अदल भी हो रहा है कि उसने माफ कर दिया। अगर वो कहता है जी मैं माफ नहीं करूंगा, तो एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा इकराम भी बैठे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसना शुरू हो गए, जोर से हंसे। तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हंसे क्यों हैं? उन्होंने कहा जी कि अभी मेरे ध्यान में दो बंदे थे जो बैठे थे अल्लाह के सामने, जो मैं देख रहा हूँ, और अल्लाह, एक बंदा जो कसूरवार था वो कह रहा था कि मुझे इंसाफ दिलाइए। अल्लाह ने कहा उस बंदे को, मुद्दे को, तो इसको माफ़ कर दो। उसने कहा मैं उसको माफ़ नहीं करता। अब क़यामत के दिन कैसा अदल होगा, वो अदल यहाँ भी हो सकता है। अब अल्लाह ताला क्या करेगा कि अगर वो माफ़ नहीं कर रहा तो उसकी नेकियां उसको दे देंगे। जैसे कि कसूरवार को कहते हैं जी आप इसका कोई पैसे दे दे, इतने तो कत्ल हो गया, कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, इसको पैसे दे के बराबर कर लें। ऐसा नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का वहाँ पे चल रहा है कि अल्लाह कह रहा है माफ़ कर दो, वो कह रहा है मैंने माफ़ नहीं करना। तो फिर अल्लाह ने उस मदी को कहा कि ज़रा आंखें बंद करो। आंखें बंद की, और आंखों जब बंद की तो उनको सोने के महल, चांदी के महल दिखाए गए, और कहा गया कि ये क्या चीज़ें। उन्होंने कहा ये जो आपने दिखाया है महल है चांदी के सोने के, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए नहीं हो सकते, ये तो शायद उनके लिए जो बहुत बड़े पैगंबर हैं, वली हैं, शहीद हैं, ये तो उनके इससे बड़े बड़े हैं। अल्लाह कहता अगर मैं तुझे दे दूँ तो उसको माफ़ कर देगा? कहा हाँ, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, ये तेरे हुए, माफ़ कर दिया, हाँ माफ़ कर दिया, अब इसका हाथ पकड़ और आप दोनों जन्नत में जाके जा रहे हैं। इंसाफ किया, पहले कसूरवार बताया, फिर अदल किया, वो नहीं मान रहा था, फिर किस तरीके से अदल किया। तो इस तरीके से इंसाफ और अदल अगर हो सके कि पहले कसूरवार जरूर ठहराया जाए ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो कि ये मेरी गलती है, और फिर अदल किया जाए कि अदल में जिस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उस तरीके से आप करें, तो ये अदल भी हो जाएगा और इंसाफ भी हो जाएगा। आपका घर भी ठीक चलेगा, आपका सिस्टम भी ठीक चलेगा, आपका अदारा भी ठीक चलेगा, और इस तरीके से आपका पूरा मुल्क भी ठीक चलेगा। तो अल मुक़सित का मतलब है इंसाफ करने वाला अदल के साथ। तो आपको पता है कि वाकई सबसे बड़ा अदल करने वाला इंसाफ अल्लाह है, और अगर यहाँ पे हम अदल इंसाफ नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन वो अदल, वो इंसाफ लाजमी होगा, चाहे आप जो मर्जी कह रहे हैं। इसलिए अपने जहन में ये लाएं कि अगर किसी ने जुर्म किया है पहले उसका इंसाफ किया जाए, और फिर उससे नरमी की जाए, उसको अकोमोडेट किया जाए। ठीक है जनाब। आप अल मुक़सित का अगर करेंगे विल, तो आप पे ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। ये अल्लाह के रंग हैं, ये अल्लाह के सिफ़ात हैं, और आप जिस तरीके से दिल की गहराइयों से अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की सिफ़ात को पुकारेंगे, तो अल्लाह का रंग में ज़रूर आप आ जाएंगे, और वही सिफ़ात, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो अडॉप्ट कर लेगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि मैं ना आलम हूँ, ना मौलवी हूँ, ना कोई इस्लामी स्कॉलर, ना कोई मुफक्कर हूँ। वैसे ही जेल में आ गया जब मैंने लेक्चर शुरू किया कि मैंने ये सुना कि हर 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 फंक्शन पे अल्लाह और रसूल का जिक्र किए बगैर कोई फंक्शन शुरू ना किया जाए। तो मेरे जेल में है कि चले एक सिफ़ात हम पकड़ेंगे, जितनी मुझे कुछ है उस तरह मैं बता सकता हूँ तो बता दिया करूँगा। अच्छा जी, अब है
हम लेते हैं माइंड सिम्टम, क्योंकि माइंड के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अगर आप कहें जी कि आप होम्योपैथ भी बनेंगे और फिर माइंड के बगैर इलाज करेंगे तो वो नहीं हो सकेगा, याद रखिएगा। हर केस में, हर डिजीज पे, हर कॉम्प्लिकेशन पे आपका माइंड आकर रुकता है। अब माइंड के बगैर अगर कहीं होम्योपैथी करेगा तो वो नामुमकिन है। और आप ये देखें कि इसीलिए होम्योपैथी अक्सर जगह फेल हो रही है, नाकाम हो रही है। आपके पास केस आता है, इतनी बड़ी फाइलें उठाई हुई हैं, टेस्ट उठाए हुए हैं, आपकी सारी जो है ना टेंशन, सारा सोच उन फाइलों में चला जाता है कि अब इसमें से पता नहीं क्या निकलेगा। जो कोई इसमें से टेस्टों के लेवल निकलेंगे, जो टेस्टों की रिपोर्ट होगी, वो पता नहीं मुझे समझ भी आएगी कि नहीं। और आप वहाँ पे खौफजदा हो सकते हैं कि इतनी फाइलें कौन पढ़े, इतने टेस्ट कौन पढ़े और ये कैसे ठीक होंगे। भाई टेस्ट आपको पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि यू आर ए डॉक्टर। चाहे होम्योपैथ डॉक्टर है, बट यू आर ए डॉक्टर। जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वो डॉक्टर्स मीन। दूसरा अगर देखें, अपने फील्ड का मास्टर। डॉक्टर का मतलब ये है, अब वो आपको डॉक्टर समझ के आता है कि इसको सब मेडिकल टर्म्स आती होंगी, इसको सारी प्रॉब्लम आती होगी, सारे टेस्टों को पता होगा, सारी टेरोलॉजी पता होगा, सारी पैथोलॉजी पता होगी, सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसको आती होगी, तो क्योंकि ये डॉक्टर है। लेकिन हर डॉक्टर को, चाहे वो किसी सिस्टम को भी डॉक्टर है, जो नई रिसर्च है वो भी नहीं आती, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और बाज़ का पुरानी रिसर्च भी हम भूले होते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, आप देखें, रिसर्च करें, पढ़ें, अपना नॉलेज लें, लेकिन आपने होम्योपैथिकली उसको चेक करना है। तो उसकी पूरी हिस्ट्री लें, देखें वो केस किस चीज़ का है। अगर कोई आर्थराइटिस का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, रूमेटिज्म का है, आप देखें, उसकी सिम्टम लें, उसकी एग्रीवेशन लें, मोडालिटीज़ लें, एम्बुलेशन लें, और उसकी रूट काज देखें, उसका म्याज भी निकालें। आप देखें कि म्याज में रूट काज से उसकी हिस्ट्री लेते हुए भी आपको मेडिसिन मिल जाएगी, लेकिन बाद का केस ठीक नहीं हो रहा होता। फिर आप परेशान होते कि मैंने रिपोर्टलाइज भी किया, मैंने इसकी सिम्टम भी देखी, एग्रीवेशन भी देखा, सब कुछ देखा, फिर भी केस ठीक नहीं हो रहा। होम्योपैथी में सुना था आपके पास ओस्टियोआर्थराइटिस नीज का आ गया, रस्टाक्स दे तो ये केस ठीक होता है, ब्रागियोनियन दे तो वो ठीक हो जाएगा, लैंडम दे तो ये ठीक हो जाएगा, अर्टिका यूरस दे तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे ठीक होगा। यहाँ तो हो ही कुछ नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा भैया? इसी स्टेज पे देयर इज डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी, होम्योपैथिक वे ऑफ सिस्टम एंड अदर वे ऑफ सिस्टम्स, कि हमने यहाँ पे माइंड देखना है, और हमें यहाँ माइंड देखना है। अगर माइंड नहीं देखेंगे तो फिर वही है, रस्टाक्स भी काम नहीं कर रही, काल्चिकम भी काम नहीं कर रही, ब्रायोनिया भी काम नहीं कर रही, अर्टिकेरिया भी काम नहीं कर रही। अब आखिर ये माइंड चीज क्या है? आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा तो माइंड दे के भेजा। छोटे बच्चे से शिरख्वार उस लेवल का माइंड था, जैसे जैसे डेवलप हुए आप बहुत बड़े बन गए, अफसर बन गए, लायक बन गए, अपने शोबे में पीएचडी कर लिया, फर्स्ट आए, आप लायक हैं। लेकिन आपका माइंड भी वैसे वैसे तरक्की करता जा रहा है। माइंड का दूसरा नाम, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, कुछ लोग रूह कह देते हैं, कुछ ख्याल कह देते हैं। तो ये ख्याल की जो ताकत है, ये बहुत ज़बरदस्त ताकत है। अगर किसी का ख्याल ही ऐसा हो गया है, तो अपने बच्चा है, अपने घर में देखता है कि मेरा बाप तो झूठ ही बोलता है। मैं बाप को कह रहा हूँ जी कल मुझे शूज़ ले दो, अच्छा जी मैं ले दूंगा, वो ले के नहीं दे रहा।
मैं फिर कह रहा हूँ शूज ले दो, वो नहीं दे, मेरा बाप तो झूठ बोलता है। मैं उसको कह रहा हूँ मुझे शर्ट ले दे, मुझे सूट ले दे, वो नहीं लेके दे रहा। घर में कोई आता है वो अंदर से कहता है कह दो घर कोई नहीं है। तो आप ये देखिए कि झूठ में फिर वो भी उसका भी हिस्सेदार बन जाता है, वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहेगा झूठ पे। अब अल्लाह ने जो आपको पैदा किया है, आपको नफ्स दिया है, आपको जिस्म दिया है, आपको रूह दिया है, आपको ख्याल दिया है। अब नफ्स को चले आप एक तरफ कर दें, रूह को एक तरफ कर दें और ख्याल पे आ जाए, क्योंकि हम ख्याल पे बात कर रहे हैं। अल्लाह ने जब आपको एक सोच दी है जिसको हम रूह कह सकते हैं, और जब आप पैदा हुए बड़ी पाक साफ दी है, और अब अल्लाह चाह रहा है कि ये मैंने आपको दी है और इसी तरह की मैंने वापस ये लेनी है। जब आप मर जाएंगे इस दुनिया से, जिस्म तो आपका मट्टी हो जाएगा, रूह तो आपकी खत्म नहीं होगी। रूह तो आपकी रहेगी क़यामत तक, जब तक आप पे दोबारा रूह नहीं इंसर्ट की जाती। रूह आपकी आलम बरज़ख में फिरे, इस दुनिया में फिरे, इसका कोई कंफर्म नहीं कि कहाँ फिरता है, और इसका कोई कंफर्म नहीं कि आलम बरज़ख कहाँ पे है। हो सकता है यही साथ वाले कमरे में आलम बरज़ख हो, हमें नहीं पता। हो सकता है बाहर कहीं आलम बरज़ख हो जहाँ रूहें इकट्ठी होती है, हमें नहीं पता। हो सकता है अल्लाह ने कोई ऐसी क्लासिफिकेशन की हो कि सेनेटोर वाली रूहें भाई इसी जगह रहेंगी, बस ठीक है। तो जब रूह दी है, अल्लाह कह रहा है मैंने जैसे दी थी मैंने वापस इसको वैसे ही लेना है। अब हम यहाँ झूठ सोच रहे हैं, हम जहाँ दगा सोच रहे हैं, हम यहाँ पे किसी की जेलसी सोच रहे हैं, किसी से हसद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और अपनी रूह को हम खराब कर रहे हैं। उसके रिजल्ट में हमें यहाँ हमें जुर्माना मिल रहा है कि आप बीमार हो रहे हैं। कभी कोई बीमारी किसी को हो रही, कभी कोई किसी को हो रही, कभी कोई किसी को हो रही, कभी कोई किसी को हो रही। यहाँ पे उस रूह को ख़राब करने पे हम बीमार हो रहे हैं। उस बीमार के लिए आप जो सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो परेशानियाँ, जो ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं इलाज में, वो आपको यहीं पे उसकी सज़ा मिल रही है। आप किसी की गाड़ी लेते हैं, आपने कहीं सैर करने जाना है, किसी की कार लेते हैं, रेंट ए कार, तो एक एग्रीमेंट है, आपको पता भी है, और या लिखा नहीं तब भी पता है कि जैसी गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ वैसी गाड़ी मैंने वापस करनी है। चाहे मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ लेके, चाहे मैं हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी मैंने वापस वैसे ही करनी है। अगर एक्सीडेंट होगा इसको मैंने वैसे ही ठीक करा के देनी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ले रहे हैं। जितना पेट्रोल उसमें आया है आपका वापसी में उतना पेट्रोल वो लेंगे। तो इसी तरह आपकी रूह जो है, अल्लाह कहता है ये मैंने आपको दे दी है, आपको सोच दे दी है, आपको बता दिया है, अब इस रूह को जैसे आजमाएं। अगर इसको नेगेटिविटी करेंगे तो आप पछताएंगे, आप पे तरह तरह की मुसीबतें सोचें आएंगी, और उन सोचों से जो बीमारियां पैदा होंगी तो उसका इलाज करेंगे। और उन सोचों से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो सारी हमारी रिपर्टरी में मौजूद हैं, सारी नहीं तो मैक्सिमम हमारी रिपर्टरी में वो माइंड की सब बीमारियां मौजूद हैं। हम वहाँ पे इलाज नहीं करते। होम्योपैथी को कहते हैं कि एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक रूहानी तरीका इलाज है, एक स्पिरिचुअल तरीका इलाज है। पता नहीं वाइटल फोर्स है कि हम इलाज करते हैं, रूह का इलाज करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के वक्त आप रूह का इलाज नहीं कर रहे। अब सबसे ज़्यादा अगर आप माइंड के चैप्टर को पढ़ेंगे, आज आपको माइंड का चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा। आपको रूब्रिक नहीं आ रही, रूब्रिक का मतलब नहीं आ रहा, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, लेकिन आस्ता आस्ता सब कुछ आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे देखेंगे सब कुछ आपको आ जाएगा। जब बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाता है वो अल्फ भी नहीं लिख सकता, बे भी नहीं लिख सकता, उसको हाथ से पकड़ के अलिफ लिखाना पड़ता है। कितने दिन तक ऐसे बे लिखो भी, ऐसे बे करो भी, कितने दिन लगते हैं। कोई काबल से काबल बच्चा भी एक दिन अलिफ बे पे सही तरह नहीं लिख सकता, उसको लिखाना पड़ता है। और जब वो लिख लेता है, ट्रेन हो जाता है, 6 महीने साल में आप देखें कितनी अच्छी लिखाई कई बच्चों की हो जाती है, किसी बच्चों की कितनी अच्छी लिखाई होती है। क्या आप अपने बच्चों में खुद रेस्ट करते हैं कि यार इस बच्चे की, मेरे बच्चे की, मेरी बेटी की लिखाई कितनी अच्छी है, कि वो अंडरस्टैंड करके। जब आप माइंड को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो माइंड का चैप्टर मुश्किल नहीं होगा। और जब माइंड का चैप्टर मुश्किल नहीं होगा, मैक्सिमम रूब्रिक का मतलब आपको आएगा। तो होम्योपैथी
will be very safe and easy for your practice and for your future and for your clinic. अब माइंड पे आए तो सही, माइंड को अप्लाई तो करें। आप देखिए नहीं करते, बहुत से डॉक्टर नहीं करते। अब आज जो मैं माइंड का एक रूब्रिक लाया हूँ वो है अलूफ। अलूफ, ALOOF। हमारे मरीज इस तरह के आते हैं, जैसे मैंने पहले अब्यूजिव का बताया कि ऐसे लोग हैं जो गालियाँ निकालते हैं बैठ के साथ, ना देख रहे हैं डॉक्टर बैठा है, ना देख रहे हैं मेरे साथ कोई फीमेल बैठी है, उसकी अपनी घर वाली बैठी दे हर जुमले पे गाली, उनकी दवाई लहजा थी। इसी तरह कुछ होते हैं, आप देखें कि एफेक्टेशन मैंने आपको बताया था कि जाली रोप डालते हैं, बड़े ठूठा करके आएंगे, कपड़े शपड़े पहने होंगे, जेब में एक टेला नहीं होगा और टैक्सी किराए पे लेकर आ रहे हैं और आप पर वो एफेक्टेशन रोप डाल रहे हैं। आपका मतलब डॉक्टर पे नहीं, वो हर एक पे, खानदान में भी जाएंगे और टैक्सी लेके जेब में एक कोड़ी नहीं है। आप जानते होंगे ऐसे लोग होंगे, हर जगह होते। तो आज है अलूफ। अलूफ का मतलब है वो बंदे, एक तरह की मायूसी है कि वो अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं, जिसको आप रिजर्व कह सकते हैं। रिजर्व रहेंगे, ना मिलेंगे, ना फैमिली से ज़्यादा मिलेंगे, ना अपने ऑफिस के दोस्तों से मिलेंगे, ना उसकी कोई और सोसाइटी होगी, ना कुछ और होगा, मिलेंगे भी नहीं, और वो है अलूफ। अलूफ को वैसे भी कहते हैं, याद है, किसी को बुरा भी कहना हो कि तू बड़ा अलूफ है, कि किसी से मिलता ही नहीं है, तो अजीब आदमी है। तो ऐसा आदमी आप देखेंगे कि आपके पास आए, कोई अजीब बात जी मैं घर ही बैठा रहता हूँ, दफ्तर और घर, और मेरी कोई एक्टिविटीज़ नहीं, मेरी कोई हॉबीज़ नहीं, मैं चुप करके आगे बैठा रहता हूँ और मेरा जी घर में लगता है और बाहर मेरा जी लगता है। मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, मेरी फैमिली बाहर जाती है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरा दिल ही नहीं करता। ये एक किस्म की मायूसी है। उसकी घर वाले बताएंगे अगर इलाज कराने के, इसका दिल ही नहीं करता किसी रिश्तेदार के पास जाए, किसी आउटिंग में जाए, किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले, दफ्तर में मुश्किल से जाता है, इसकी कोई सोसाइटी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, हर बार घर में बैठा रहता है। वो कहता है हाँ जी मैं खुश हूँ इसमें। अगर ये चीज़ उसमें आ रही है तो पहले अलूफ की मेडिसिन देंगे और फिर उसकी आप कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई रूमेटिज्म है, कोई एलर्जी है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो अलूफ की मेडिसिन दें तो आप देखें कि वो उसकी सोच ऐसी बदल चुकी है कि ऐसे केमिकल पैदा हो रहे हैं। हमारे आपको पता है कि खुशी के केमिकल हैं, जज्बात के केमिकल हैं, गमी के केमिकल्स हैं, जो हमारी सोच से, हमारी इंटरनल सोच से पैदा होते हैं और फिर हम उस तरह के बन जाते हैं। जो आपकी सोच है वो आप हैं, जो आपकी सोच है वो आप हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये सही नहीं है। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने सफारी सूट ब्लू कलर का पहना है, ये सही नहीं है, ये सच्चाई नहीं है मेरी। मैंने बूट पॉलिश पहने हुए हैं, मैंने शेव की हुई है, मैं वेल ड्रेस बैठा हूँ, ये मेरी सच्चाई नहीं है। मैं जो इस वक्त सोच रहा हूँ वो मेरी सच्चाई है कि मैं सोचता क्या हूँ। मैं जब इस ड्रेस में नहीं होता मैं क्या सोच रहा होता हूँ। जब मैं वेल ड्रेस नहीं होता, कोई शेव नहीं, कोई कंघी नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई बूट नहीं पहने, मैं बैठा हूँ, मेरी सोच क्या होती है? वो सोच आपकी असलियत है, आपकी सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। जब वो सच्चाई पे आप जाके पूछेंगे तो फिर कोई अलूफ निकलेगा, कोई अफेक्टेशन निकलेगा, कोई एंगर निकलेगा, कोई हैप्पी निकलेगा, कोई डिस्पेयर निकलेगा, फिर वो लोग निकलेंगे और फिर आप एक एक उनको हाइपोटेंसी दे, आप देखें आपके केस ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे सुन के आप ये समझते हैं कि 100% सारी केस ठीक होगी, कि ये याद रहे कि शफा अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, शफा अपने हाथ में रखी है।
और जब तक आप माइंड को नहीं डिग आउट करते, माइंड को नहीं कुरेदते, आप कैसे होम्योपैथी कर सकते हैं। अभी अफेक्टेशन की मिसाल दी, एंगर का बताया। अब ये देखें कि अलूफ, अब अलूफ की मेडिसिन कौन सी है। ये केस आम मिलते हैं आपकी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में, 10 भी जाएंगे, एक अलूफ का होगा। मायूस, सुस्त, कहीं जा नहीं रहा, सोसाइटी नहीं, काम नहीं करना, प्रोग्राम भी बनाया, नहीं जाऊंगा जी, एंड टाइम पे कहता मैं नहीं जाऊंगा। इसकी सबसे बेहतर दवाई प्लाटिनम। हम प्लाटिनम को मगरूर नहीं देते रहते हैं कि ये जेलसपन है, मगरूरी है, हसद है, लेकिन उसकी दूसरी माइंड की सिम्टम ये भी है कि वो कहीं जाना पसंद भी नहीं करता। फिर उसकी प्लाटिनम को आप दो सिम्टम और भी दे सकते हैं कि दूसरों को वो समझता है कि वो मेरे काबिल नहीं है, वो आपके स्टैंडर्ड के नहीं है, वो नीचे के हैं, इसलिए नहीं जा रहा। लेकिन अगर उसको लोगों से नफरत है, लोगों से नफरत हुई है, अपने बीवी बच्चों से नफरत है, इस वजह से वो कहीं नहीं जाता, अपने ऑफिस वाले अच्छे नहीं लगते, तो फिर सीपिया दवाई। और अगर वो मेंटली किसी वजह से उसको कोई डिप्रेशन हुआ, कोई ऐसा ISD हुआ है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है और उसका हार्ट वीक है, डिस्पोडेंसी में है, तो फिर उसकी डिजिटलिस दवाई। ये 3 दवाइयाँ अलूफ के लिए हैं। और केस आपके पास कोई भी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके पास पाइल्स है, इवन आपके पास आम है, कोई एलर्जी है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कोई मेटाबॉलिक डिसइफेक्ट है, अगर अलूफ है तो आपको ये मेडिसिन दे के फिर इलाज शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप सिम्टम मेडिसिन नहीं भी देते, माइंड के जो सिम्टम दे रहे हैं उससे भी वो बेहतर हो जाएगा, सब कुछ उसका बेहतर हो जाएगा। हैरान कुन बात यह है, क्योंकि उसके ख्यालात ने उसको चेंज कर दिया है, उसकी सोच ने उसको चेंज कर दिया है, और उसकी सोच इतनी पक्की हो गई है कि वो कहीं जाना नहीं चाहता, किसी को लिफ्ट नहीं करना चाह रहा, किसी से मिलना नहीं चाह रहा। अगर घर वाले भी कहते हैं हमारे साथ चलो, अच्छा चलूँगा, फिर टाइम पे कह रहा है मैं नहीं जा रहा। सोच इतनी पक्की हो गई है कि वो जुमा पढ़ने भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, बस जी नहीं जा रहा। दुकान पे या ऑफिस में मजबूरी पे जा रहा है कि वहाँ से तनख्वाह मिल रही, वरना उसका दिल वहाँ भी नहीं कर रहा। पूछेंगे क्या, मेरा दिल नहीं करता। तो ऐसे मरीज आपके पास आते हैं, तो पहले अगर बीमारी उनको कोई भी है, आप ये मेडिसिन दें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप बताइए, फिर हम आगे चलें। जी, ये बताइए कि एक शख्स है, वो माशी परेशानी की वजह से उसका काम नहीं है, मिसाल के तौर पे वो फैक्ट्री का काम कर रहा है, तो मार्केट में आई, उस वजह से वो मायूसी में घर में लेटा रहता है। ये अलूफ उसी में, उसमें भी आएगा। अलूफ का मतलब है डिस्पोडेंसी, अलहदा रहना, रिजर्व रहना, उसमें नहीं आएगा। ये ज़्यादा अगर इसका सही मौजू लफ्ज़ है तो वह रिजर्व, कि हर चीज़ से रिजर्व रहता है, वो रिजर्व रहेगा। एक तो मायूसी है ना कि कहीं जाना नहीं, एक है कि उसको बेड अच्छा लगता है, बस बेड पे लेटा हुआ। उसकी दवाई सबसे अच्छी मैंगेनम एसिटिकम है, कि अगर कोई मरीज भी, और मरीज नहीं भी हैं, ऐसे भी हैं कि वो लेटा हुआ है और कहता है जी बस मैं लेटना, मुझे दिल करता है मैं लेटा रहूँ, तो आप मैंगेनम उसको दें, और ये इंशाल्लाह 10 में से 9 मरीज आपके खड़ा कर देंगे। ये आजमाई हुई है, प्रूवन बाय मी है, मैंने अपने पेशेंट पे आजमाई है। हाँ, अगर 1M दें, 1M भी काम कर नहीं दे तो फिर आपको CM देनी पड़ेगी। याद रखिए कि माइंड पे आपको CM देनी पड़ती है। अगर इन केस आपके पास आ गया है बड़ा सिवियरिटी में है, तो CM भी आप घंटे 2-2 घंटे बाद दे सकते हैं। अगर सिवियरिटी में नहीं है तो फिर CM महीने के बाद दें, 15 दिन के बाद दें, और 2-3 महीने बाद आप देखें कि उसमें चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं और वो अपनी उस कैफियत से बाहर निकल रहा है। आपने सुना होगा कि कई जगह से कि मैंने फलां जगह से इलाज कराया, मैंने फलां जगह से कराया, उन्होंने एक पूड़ी दी और मैं ठीक हो गया। वो एक पूड़ी कौन सी होती है? वो असल में माइंड की होती है। वो चाहे रिपोर्टाइज करके दे रहे हैं, चाहे अपने तजर्बे से दे रहे हैं, चाहे माजर के साथ, तुक्के के साथ दे रहे हैं, अगर आपकी वो दवाई लग गई है तो वो ठीक हो जाएगी।
और ये एक हमारा एक कानून है अपने ट्रीटमेंट का, ये याद रखिए कि अगर आपने फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन दी है 15 दिन की, महीने की, हफ्ते की, अगर उसके मुंह से आके ये निकल गया है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, तो आप दवाई चेंज नहीं करेंगे। आप फर्स्ट टाइम पूछते हैं हाँ जी क्या हाल है, पहले से बेहतर है, हाँ जी मैं पहले से बेहतर हूँ। ये अगर उसके मुंह से निकल गया तो आप नुस्खा चेंज मत करें, नुस्खा वो रिपीट करें। अगर वो कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो प्लेसबो दें, अगर वो कह रहा है बेहतर हो तो आप नुस्खा रिपीट करें, चाहे वो CM में, चाहे 1 में, चाहे 200 में, चाहे 30 में, आप वो रिपीट करेंगे। हम केस खराब करते हैं जब आप दोबारा पूछेंगे ना, अच्छा ये भी था आपको, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो फिर मरीज एक नई स्टोरी सुनाना शुरू कर देगा कि मुझे तो ये भी है जी, ये भी है, ये भी दे। वहाँ पे आप डिस्टर्ब हो के आप अपनी ट्रैक से उतरते हैं, उसके प्रेस्क्रिप्शन चेंज करते हैं और वो अगली दफ़ा आ गया था, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो याद रखिए अगर उसके मुंह से निकल आया कि मैं पहले से बेहतर हूँ तो फिर वही रिपीट करेंगे। इंतज़ार करें, जो सिम्टम आ चुकी हैं वो सिम्टम उसकी वापस डिसअपीयर होनी शुरू हो जाएगी। पेशेंट तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर उसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखते हैं तो बहुत क्रिटिकल जा रही है, बहुत खतरनाक है, खराबी की तरफ जा रही है। पेशेंट कहते हैं बहुत ठीक हूँ, फ्रेश हूँ पहले से, तो क्या करना चाहिए? रिपोर्टरों को फाड़ के परे फेंकना चाहिए। जब पेशेंट खुद कह रहा है मैं ठीक हूँ, खाना पीना उसका ठीक हो गया है और उसकी सारी जो है एक्टिविटीज़ पहले से बेहतर हैं, वज़न बेहतर हो रहा है, तो फिर रिपोर्टें फाड़ के फेंकनी चाहिए कि मैं लाइव क्यों कह रहा हूँ। क्यों? बहुत बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं, मैं खुद हर साल अपने टेस्ट 2 लेबॉर्ट्रियों से कराता हूँ। विद इन 15 मिनट के अंदर एक लेबॉर्ट्री भी का यहाँ से ब्लड दिया, दूसरी भी का यहाँ से ब्लड दिया, कभी 100% क्या 50% जैसी रिपोर्ट भी नहीं आती। किसी ने मुझे बीमार बनाया होता है, किसी ने मुझे ठीक किया होता है। अब आप बताएं क्या किया जाए। ठीक है, अगर फीलिंग बेटर हैं तो आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम उसकी रिपोर्ट पहले से बेहतर आएगी। ये याद रखिए कि रिपोर्ट उसकी बेहतर आएंगी। बाज़ का आपकी पैथोलॉजिकल चेंजेस इतनी हुई होती हैं कि उसको टाइम लगता है उसको वापस अपनी जगह असली हालत में, उस सिस्टम को, उस आर्गन को, उस टिश्यू को, उस लिगामेंट को अपने असल हालत में आने के लिए चंद महीने लगते हैं। लेकिन मेंटली दवाई आप दे चुके हैं, मेंटली अगर वो कह रहा है ठीक हो, इसका मतलब है कि ओके। अब रिपोर्टें ना फाड़ें, अब संभाल के रखें, अगली रिपोर्ट बेहतर आएगी इंशाल्लाह। कई ऐसे टेस्ट हैं कि वो बाद में देर से बेहतर थे, मरीज पहले तरह कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई सवाल जी? तकलीफ है जो रिजर्व आपने बताया, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में या आसान इंग्लिश में, इसकी ट्रांजिशन अलग अलग हो सकती है? जी हो सकती है। इसीलिए उलूफ में एक रिपोर्टरी में 3 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, एक रिपोर्टरी में 7 लिखी हुई हैं, एक रिपोर्टरी में 20 लिखी हुई है। रिपोर्टरी इसलिए बनी है ना कि उलूफ की जो मेजर 3 दवाएं हैं मेडिसिन जो मैंने आजमाई हुई हैं वो मैंने आपको बता दी कि सिपिया है, प्लेटिनम है और डिजिटैलिस है। मैंने भी रिपोर्टरी से पढ़ के दी थी, मैंने ये आजमाई हुई, इन्होंने काम किया है, लेकिन और दवाई भी यहाँ काम करती हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, हमारी मेडिसिन है माइग्रेन। माइग्रेन आप देखें कि जहन में आते ही हमारे जहन में नर्वस डिजीज़ आनी शुरू आ जाती हैं, न्यूराइटिस आना शुरू हो जाता है, नर्वसनेस आना शुरू हो जाता है, पार्किंसन डिजीज़ हमारे जहन में आनी शुरू हो जाती है। अब पार्किंसन डिजीज़ को अगर आगे आगे हम इसको तकसीम करते जाएं तो मिलते जुलते बहुत सी बीमारियां निकलती हैं। मसलन कोरिया निकलेगा, मसलन ट्रेमर निकलेंगे, मसलन शेकिंग निकलेगी, मसलन ट्विचिंग निकलेगी, अनकंट्रोल मूवमेंट निकलेंगी, आपके हाथों की, आपके बाजों की, आपके जिस्म की अनकंट्रोल मूवमेंट निकलेंगी। और ये सारी मिलती जुलती पार्किंसन डिजीज़ के लिए होती हैं। अब पार्किंसन डिजीज़ देखें कि है क्या, ये क्यों होता है। इसकी मुख्तसर सी वजह है, पानी भी कहीं ला दो कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है, एक न्यूरो प्रॉब्लम है।
आपके डीजनरेटिव ऑफ न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, उनकी जब डीजनरेशन शुरू होती है तो रिलेटेड टू पार्किंसन डिजीज, कोरिया, ट्रेमलस, शेकिंग, ट्रेमर, रिजिडिटी, इनवॉलंटरी मोशंस, ये सब उसमें फिर आ जाती हैं। आपकी न्यूरो ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। अब जब न्यूरो ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो होता क्या है, आपके माइंड में आपके सोच की वजह से, किसी वजह से भी, आपके ख्यालात की वजह से केमिकल बनते हैं, कुछ केमिकल बनते हैं, और उस केमिकल की जब इम्बैलेंस होती है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन है, वो उसकी अगर बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए तो पार्किंसन की इनमें से कोई सिम्टम, कोरिया है, आपकी ट्रेमलस है, आपकी शेकिंग है, आपकी शिवरिंग है, वो हो जाती है। अब शिवरिंग अगर आए तो वैसे अगर शिवरिंग के साथ भी चिल्ली है, सर्दी है लगती है, तो वो फिर इसके न्यूरोटाइटिस से बाहर आ जाएगी, न्यूरो प्रॉब्लम से। अगर सिर्फ उसको शिवरिंग है, अब शिवरिंग जो होती है जिसको हम ट्रेम्बर भी कहते हैं, ट्रेम्बलिंग भी कहते हैं, ट्रेमर भी कहते हैं, बाद का एक्सटर्नली ट्रेम्बर होता है, बाद का इंटरनली होता है। और ये सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन हमारी होम्योपैथी में इंटरनली और एक्सटर्नली, और उस पर मेडिसिन भी हम देते हैं और ठीक होता है, हमारी मेडिसिन बहुत है उसमें ज़्यादा। तो एंडोर्फिन है, ये जो खुशी के, गम के जज्बात की वजह से जो वहाँ पे ये लिक्विड पैदा होता है, उनके नाम है, उन हार्मोन के नाम है, ये डोपामिन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, और इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे बनते हैं और बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। और किसी ख़ास ख्याल की वजह से जब उनमें चेंजेस आती है तो डोपामिन अमूमन जब कम हो जाएगा तो फिर कोरिया की अलामतें आएंगी, पार्किंसन डिजीज़ की आएंगी, ट्रेमर्स की आएंगी, ट्रेम्बल्स की आएंगी, शेकिंग की आएंगी, चिल्ली की आएंगी, ये सब चीज़ आ सकती है। इनका एडवांस स्टेज जब होगा तो एडवांस स्टेज में क्या होगा कि एडवांस स्टेज पे शुरू में आपको नहीं अंदाज़ा होता कि ये क्या है। ऑक्सीटोसिन है, इनमें से कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है, जो भी हुआ है, क्योंकि हमने वो मेडिसिन उस तरह पूरी नहीं करनी कि हम उसको प्रैक्टिकली, जैसे विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के कैप्सूल दे दिए जाते हैं, इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। हमने काज दूर करके उस हार्मोन का फंक्शन ठीक करना है ताकि हार्मोन की अपनी ओरिजिनल जो केमिकल लिक्विड की सूरत में निकल रहा है, बड़ी कम मिकदार में निकलता है, वो सही तौर पे बनना शुरू हो जाए और हमारी दवाइयाँ वो केमिकल बनना शुरू करा देती हैं, जिसे मरीज ठीक हो जाते हैं। हालांकि पार्किंसन डिजीज़ का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन होम्योपैथी क्लेम करती है और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है भी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक से भी कितने बीसियों केस ठीक हुए हैं तो 100% पार्किंसन के थे। वरना आम ट्रेमर, आम ट्रेम्बलिंग, आम शेकिंग, वो तो आप थोड़ी सी भी दवाई देकर तो ठीक हो जाते हैं। अब जहाँ माइग्रेन आपके जहन में आएगा तो कोरिया आपके जहन में आता है, पार्किंसन डिजीज आता है, जो कि लाइलाज है। लेकिन आप होम्योपैथिक सिस्टम से जब इसका इलाज करें, माइंड को सामने रख के और काजिज़ को रख के और इसके अमियाद को रख के, तो ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये अमूमन ओल्ड एज में जाके बीमारियां होती हैं, लेकिन कभी कभी यंग्स को भी हो जाती हैं। इसका फिर होगा कि आप इसका रूट काज देखेंगे, माइंड है या कोई एक्सीडेंट है, कोई चोट है या क्या है, और वो आपको देना पड़ेगा। और फिर माइंड सिम्टम इसके अलग से वो भी देने पड़ेंगे। अब देखिए इसकी सिम्टम क्या होती है कि जब पार्किंसन डिजीज़ का आएगा तो शुरू में वो आप कांप रहा है, ठीक हो गया, फिर घंटे में एक दफ़ा कांपा, फिर ठीक हो गया थोड़ी देर के लिए। ये इसकी स्टार्ट की सिम्टम है कि ट्रेमलिंग हो रही है। वो भी लिफ्ट नहीं करा, थोड़ा सा इलाज कराया, नहीं कराया, आसा अपने काम भी सारे हो रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहा है, गाड़ी भी स्टार्ट चला रहा है, लिख भी रहा है। लेकिन सेकंड स्टेज पे
ये जो शिवरिंग ट्रेमलिंग है ये कांस्टेंट शुरू हो जाएगी ज़्यादा देर के लिए, तो फिर वो इलाज की तरफ भागता है, फिर वो सोचता है। और थर्ड स्टेज पे क्या होगा कि वो फिर इलाज इसका क्या सॉरी कि कांस्टेंट ये मूविंग हो जाएगी, अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द मसल्स, अब वो रोक नहीं सक रहा। अब मज़े की बात यह है कि वो अगर मोबाइल पकड़ता है तो वो मूवमेंट कम हो रही है, मोबाइल छोड़ता है तो ज़्यादा हो रही है, पकड़ता तो कम हो रही है। चाय का कप पकड़ता है तो मूवमेंट ठीक हो गई है, ये फर्स्ट टू स्टेज की बात कर रहा हूँ। चाय का कप छोड़ता है फिर मूवमेंट हो रही, किसी चीज़ को व्हेन ही ग्रेप तो वो ठीक हो जाता है, और जब लूज़ करता है, होल्डिंग लूज़ करता है तो वो कोरिया शुरू हो जाता है। फिर कभी रेस्ट कर रहा है तो ठीक है, या रेस्ट करते वक्त उसकी ट्रेमलिंग शुरू हो गई है, या फंक्शनल ट्रेमर हो रहा है कि जब वो फंक्शन करेगा इस हाथ से तो ट्रेमर होगा, फंक्शन नहीं कर रहा तो ट्रेमर नहीं होगा। अब ट्रेमर की बहुत सी वजूहत है, आप अपनी रिपोर्ट में देखें तो हैरान हो जाएंगे। काजेज वजूहत एलोपैथिक में भी आप पढ़ेंगे, दूसरे सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत है, लेकिन मजे की बात है उनके पास दवाइयां सिर्फ 3 हैं। उन 3 पे वो गुजारा कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे ठीक हो गए? ना रूट काज देखा, ना माइंड देखा, स्टडी की अपने दवाइयों की, किसी जानवर पे की, किसी और पे की, उससे हिसाब लगा के दवाई दे दी। अब मुझे बताएं कि आप जिस जानवर पे, किसी घोड़े पे, किसी खरगोश पे, किसी चूहे पे वो आप अपनी दवाई प्रूव करते हैं, उसका दिमाग कौन पड़ेगा? कौन सी आप मेंटल सिम्टम उसकी ले सकते हैं? कोई भी नहीं। तो इसीलिए वो सारे ट्रीटमेंट अदर देन जो होम्योपैथिक हैं बुरे नहीं हैं, मैनेजमेंट में नंबर 1 है। मैनेजमेंट में फौरी करेंगे, मरीज खुश हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बीमारियां ठीक नहीं होंगी, बीमारियां सप्रेस हो जाएंगी, दबेंगी। फिर आस्ता आस्ता फंक्शनल आ जाएगा कि जब हाथ में काम कर रहा है तो वो कम नहीं कर सकता, फंक्शनल कोरिया हो गया, आराम से बैठा है तब हो रहा है, रेस्टिंग कोरिया हो गया। फिर उसके चलने में अटैक्सिया शुरू हो जाएगा, चलेगा तो उसकी टांगें कांपेंगी, चलेगा तो उसको बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस होगा, गिरने का खतरा होगा। और अभी मज़े की बात देखें कि जब वो ये पार्किंसन का थर्ड स्टेज पे जा रहा होता है, उसको अटैक्सिया हो गया, लोकोमोटर अटैक्सिया हो गया, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल नर्व हो चुके हैं, और वो चलते हुए डरता है और बाहर निकलते हुए डरता है कि मैं गिरूंगा, मैं इजीली गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मैं ऊपर नहीं होकर बैठ सकता, नीचे नहीं बैठ सकता, मैं जल्दी से सड़क क्रॉस करनी पड़ी नहीं कर सकूंगा। तो इन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। रिजिडिटी मसल्स हो जाती है कि मसल्स अकड़ जाते हैं। दवाई उनके अब 3 हैं, थोड़े चल 6 लगा लें, केमिकल्स होंगे। हमारे पास तो दवाइयाँ कम से कम 200-250 बन रही हैं, ज़्यादा बन रही हैं। फंक्शनल है ट्रेमर तो उसकी और दवाई है, रेस्टिंग ट्रेमर है उसकी और दवाई है, अगर दस्तखत नहीं कर सकता उसकी और दवाई है, अगर पियानो बजाते हो उसको प्रॉब्लम उसकी और दवाई है। जबकि दूसरे साइड पे दवाइयाँ 3-4 वही चल रही है। फिर जर्क शुरू हो जाते हैं, जर्क शुरू हो जाते हैं, जर्क ऐसे झटके, ट्विचिंग शुरू हो जाएगी। कोरिया पार्किंसन में आपके मसल ट्विच करना शुरू हो गया, फड़कना शुरू हो गए। फिर जिसको कोरिया का असल मसल है, हंटिंगटन उसका नाम है, और वो आप देखें कि उसको कहते हैं सेंट वाइटस डांस, वो जर्क डांस की तरह शुरू हो जाएंगे, ऐसे 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 हो जाएंगे। फिर ये आते हैं पेशेंट बिल्कुल डांस की तरह उनके जेस्चर हो रहे हैं और वो बड़े परेशान है, रुक नहीं रहे, बिल्कुल इनवॉलंटरी हैं। कुछ दवाइयां हैं जो हमने दी हैं, इस किस्म के केस शुक्र हम ठीक हुए हैं। फिर आगे जाके कन्वल्शन शुरू हो जाते हैं, कन्वल्शन शुरू हो जाएंगे, क्लोनिक शुरू हो जाएगा कि झटके पे लग रहा है, फिर दूसरा झटका लग रहा है, फिर तीसरा झटका लग रहा है, फिर कन्वल्शंस हैं कि उसको फिट्स पड़ने शुरू हो सकते हैं। आप देखिए कि पार्किंसन का जब मरीज थर्ड स्टेज पे हो रहा होता है तो वो चलने में मुश्किल होता है,
अब मज़े की बात देखें कि जब वो अनइवन रफ सड़क पे चलेगा तो ठीक चल रहा है, जहां हम आम बंदा मुश्किल से चलता है वहां वो ठीक चल रहा है, और प्लेन सरफेस पे वो मुश्किल चल रहा है। कोई बताएगा कि ऐसा क्यों है? अनइवन पे वो ठीक चल रहा है बीमार, जहां पे एक सेहतमंद आदमी भी देख के चलता है, ख्याल से चलता है, वो ठीक चल रहा है वहां, और प्लेन पे वो प्रॉब्लम से चल रहा है। इसकी वजह यह है कि सारा मसला फिर उसके माइंड का है। जब वो देखता है कि अनइवन है, वो पहले प्लेन पे भी नहीं चल रहा, ठीक है, प्लेन पे उसको मसला हो रहा है, अब वो समझेगा कि मैं गिर ना जाऊं, तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करेगा कि मैंने बचाना है, मैंने इन पत्थरों से, इन गढ़ों से बचाना है और अपनी चाल ठीक करनी है। तो उसके वक्ती तौर पे वो पावर आएगी और वो ठीक चलना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल उसका वक्ती तौर पे ज़हन ने कर लिया। अब पार्किंसन की डिजीज जो सबसे है, चौधरी सिजाद हुसैन, ये पार्किंसन का कितने सालों से, इसमें फिर लिपसिंग आपकी साउंड आ जाती है, आपकी टॉक आ जाती है कि साफ तौर पे आवाज़, जब देखें कितने सालों से उनकी आवाज़ ख़राब है, समझ नहीं आती। वो 4 स्टेज पे जा रहा है, 5 स्टेज पे जा रहा है, चल नहीं सकता, सहारे के बगैर नहीं हो सकता। अब वो 5 स्टेज पे है, तो मुँह इधर हो जाए तो वापस नहीं हो सकता, बैठा हुआ है, कोई सहारे से करेगा, इधर हो गया तो इधर होके बैठा हुआ है। ये सारी पार्किंसन की अलामतें, डिजीज हैं उसकी, फोर्थ स्टेज की, 5th स्टेज। इसका जो ऐसा पेशेंट होगा, वो जब 4th से 5th पे जाएगा तो कुर्सी से नहीं उठ सकता, कुर्सी उठेगा तो ऐसे करेगा, उठेगा ऐसे कर। तो ये होम्योपैथिकली सिम्टम है भाई, पढ़ी हमने वहां से एलोपैथिक रिसर्च पे, अपनी रिपोर्ट में ढूंढा, वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारे हमारे होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े जो कन्वर्ट हुए, वो सारे बेसिकली MBBS थे, MD थे, स्पेशलिस्ट थे। उनको सारी काजिज पता था, सारी हिस्ट्री पता था, एटोलॉजी पता था, उस पर रिसर्च करके उन्होंने मेडिसिन लिख ली। जब गाड़ी पे चढ़ेगा, रक्शे पे चढ़ेगा, तो फिर ऐसे टांग उठाएगा उठाएगा उठाएगा, फिर चलेगा। तो इसकी हमारी मेडिसिन है। इसकी दवाई हमारी रस्टॉक्स है, कालीफास है, कि जो बैठते उठते वक्त भी जोर लगाएगा, रस्टॉक्स और कालीफास है। अब आप देखें कि मोहम्मद अली कलह, उसको कोरिया था, अब उसको सेंट वाइटस डांस नहीं था, उसको कोरिया था, लेकिन अगर वो डांस की तरह उसकी मूवमेंट होती तो वो सेंट वाइटस डांस कोरिया कहलाता। जहाँ पर हंटिंगटन डिजीज होती है, जिसमें कोरिया की एक और किस्म है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी मेडिसिन से ठीक होती हैं, शफा मिन जानिब अल्लाह। 10 में से 10 मरीज नहीं ठीक होने आपसे, चाहे मेरी तकरीर बड़ी ज़बरदस्त हो जाए, बड़ी आपको पुरअसर लगे, बड़ी शोला बयां हो जाए, लेकिन शफा अल्लाह ने अपने पास रखी है। हाँ, एक्सपीरियंस से ये ज़रूर होगा, आखिर हमने भी कहीं से कोशिश की है, हमने भी कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है और फिर अप्लाई किया है। अब आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस डबल ज़रूर होगी इंशाल्लाह। अगर कोरिया का या पार्किंसन का 10 में से एक भी मरीज ठीक हो तो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारियां हैं। एक मरीज ठीक होता है एक दफ़ा, बहुत अरसे की बात है, इंग्लैंड से कोई मरीज़ आया, वो इसी तरह पार्किंसन था, मैंने मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया, 2 महीने खाई, ठीक हो रहा था, 2 महीने की दवाई लेके चला गया, मुझे कोई खबर नहीं हुई। मुझे फ़ोन आया वहाँ पर, कौन सा हॉस्पिटल से, पार्क हॉस्पिटल, कौन सा, आई एम टॉकिंग विद डॉक्टर तारिक महमूद। मैंने कहा यस, होम्योपैथी, मैंने कहा यस। उसने फिर स्टोरी बताई कि वो पेशेंट आपका आया था पार्किंसन का, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ही इज़ रनिंग, ही इज़ सिटिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं उसको क्या बताऊँ कि पास सारा पढ़ो रिपोर्ट। तो जब ऐसा केस ठीक होता है तो फिर आपके ये वाकयात चलते आगे चलेंगे। एक ऑटिज्म का केस इंग्लैंड से ठीक हुआ है, आज मेरे पास 7 केस इंग्लैंड से आ गए ऑटिज्म के। लेकिन जब आप उसका माइंड देखेंगे ऑटिज्म के बच्चे का, उसको देंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह आपकी कदम चूमेगी। अब आगे देखें कि
कोरिया है, ये बहुत आम बीमारी होती जा रही है। इसमें अगर सप्रेशंस हैं, किसी ख्यालात के सप्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से सप्रेस्ड हुआ है, तो आपको स्टाफिस एग्रिया देनी ही पड़ेगी, आपको कालुसिन देनी ही पड़ेगी, आपको नेक्सोमिका देनी ही पड़ेगी, आपको पल्स साल पहले देनी पड़ेगी। स्टाफिस एग्रिया, पल्साटिल्ला, नेक्सोमिका, कहीं नहीं लिखा कि ये कोरिया की दवाई है। अगर लिखा तो कुछ छोटी मोटी अलामत है, लेकिन अगर काज बन रही है तो आपको वो देनी पड़ेगी, लाजमन देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद डेंटिशन में हो जाता है बच्चों को कि डेंटिशन में कोई कमज़ोरी है, ऐसी है, तो आपको कैमोविला, बेल, मैकफाज देनी पड़ती है, तो वो बच्चे वहीं पर ठीक हो जाते हैं। अगर वहाँ पे आप शुरू में स्टार्ट कर दें कि मैं इसको माइगेल दे दूँ, मैं इसको एगेरिकस दे दूँ, मैं इसको टैलेंटोला स्पानिया दे दूँ, मैं इसको जीजिया दे दूँ, मैं इसको क्यूप्रोमेट दे दूँ, मैं इसको जलसीबियम दे दूँ, तो नहीं। आपको डेंटिशन की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, तो आप पहले डेंटिशन प्रॉब्लम की दवाई उसको देंगे। कई बच्चों की वर्म्स प्रॉब्लम होती, कीड़ों की प्रॉब्लम है, पेट में कीड़े हैं, उसकी वजह से उनको देखें कि उनकी अजीब किस्म की कन्वल्शंस होंगे, चेहरे के वो झटके लगेंगे। फिर उनकी दवाई साइना है, सेंटोनाइन है, क्यूप्रम एसिटिकम है, फिर उनकी दवाई ये बनती है। अगर गुस्से की वजह से, मैंने आपको बता दिया, अगर यूरेमिया आपका यूरिया ज़्यादा है, उसकी वजह से अगर ट्रेमर शुरू हो गए हैं, कांपना है, कन्वल्शंस हैं, तो फिर आपको ओपियम देनी पड़ेगी, फिर आपको एपोमार्फिनम देनी पड़ेगी, फिर आपको क्यूपर आर्स देनी पड़ेगी, उससे ये केस ठीक हो जाएगी। मतलब अगर आप इसको देखें, पार्किंसन डिजीज़ जो है, देखने में जब आपके जहन में आ गई, ये तो लालाज मर्ज है, ये कहाँ से ठीक होगा, ये 70 साल का 80 साल का बूढ़ा, ये कैसे ठीक होगा, इतनी फाइलें, उसको टेस्ट उसको ले आए हैं, कौन पड़ेगा इनको, पता नहीं मुझे टेस्ट समझ आएंगे कि नहीं। कोई नए टेस्ट ऐसे आ गए हैं, न्यूरो टेस्ट ऐसे हैं, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर के टेस्ट हैं, आपके नर्व कंडक्ट के टेस्ट हैं, आपको नहीं नॉलेज, लेकिन अपने नॉलेज के लिए पढ़ें, फिर उस पर स्टडी करें, लेकिन फिर आपको होम्योपैथी के लिए उसको रिपोर्टरी पे आके दवाई दे तो वो कैसे ठीक हो रहा है। अपने जहन में मत बिठाएं कि ये ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपके लाशोर में ये चीज़ घुसी हुई है तो नहीं ठीक होगा। मैंने कितने होम्योपैथिक डॉक्टर देखे हैं कि घरों में एलोपैथिक दवाइयों के अंबार लगे हुए हैं, सेल में है कि ये नहीं ठीक होगा, लोगों को दे रहे हैं। मेरे घर में पैरासीटामोल है, कोई शक नहीं, मेरे घर में भी वो सिरप पड़ा होगा कुम्बुकेन का, लेकिन जब आप पेन किलर पे पेन किलर, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक आप खाएंगे, दूसरा एलर्जी की खा रहे हैं, जब आप डिपेंड उस पर करेंगे तो होम्योपैथी क्या करेंगे। होम्योपैथी जेल बनाए कि जब होम्योपैथी आप पढ़ रहे हैं, हमारी बुक्स में बीमारियाँ लिखी है, हमारी बुक्स में ट्रीटमेंट लिखा है, हमारी बुक्स में क्यों लिखा हुआ है, डॉक्टरों ने रेफरेंस से क्यों लिखा है, तो क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह फिर होगा। अपने लाशूर की ताकत को तो बना दें। जब आप लाशूर की ताकत डाल देंगे कि ये होगा तो वो होगा। जब लाशूर में ये होगा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये फलां डॉक्टर के पास, ये फलां के पास, जो ये कैसे होगा, तो सवाल ही नहीं पैदा क्यों होगा। अगर आपके लाशूर में हो गया कि ये होगा, ये हर हाल में ठीक होगा, तो फिर आप सब जगह पर ठीक हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह इसमें अगर फिर आखिरी जो होते हैं इसके मराहिल, फिर डिस्टोनिया हो जाता है, आखिरी स्टेज पे आके पार्किंसन, कोरिया, ये डिस्टोनिया बन जाते हैं। डिस्टोनिया ये है कि फिर उनके कंट्रोल में बाजुओं का ताकत नहीं रहती, टांगों की नहीं रहती, ज़ुबान की रहती, मुंह की नहीं रहती, आंखों की नहीं रहती, सही तरह आंखें नहीं झपक सकते, चल नहीं सकते, उसको हम डिस्टोनिया कहते हैं। जब बिल्कुल मसल्स और नर्व की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ना हो, तो फिर डिस्टोनिक केसेस भी ये बन जाते हैं। लेकिन हर स्टेज पे हम दवाई दे सकते हैं। अब देखिए एगेरिकस आपने देखी है, एगेरिकस बेहतरीन दवाई है, काम करती है, लेकिन अपनी सिम्टम पे करेगी। इनवॉलंटरी मोशन जहाँ लिखेंगे आप एगेरिकस आएगी, लेकिन फिर ऐसा भी आएगी कि एगेरिकस काम नहीं कर रही,
क्योंकि गैरिकस की इनवॉलेंट्री मोशंस मूवमेंट, इनवॉलेंट्री कोरिया, ये जब वो सोएगा तो सब बंद हो जाएगी। सोएगा तो उसका कांपना, उसका फड़कना, उसका ट्विचिंग वो ख़त्म हो जाता है। और अगर नींद में भी हो रहा है तो फिर गैरिकस कभी भी काम नहीं करेगी, आप देते रहे। अगर नींद में हो रहा है तो फिर यहाँ पे जीजिया काम करेगी, कास्टिकम काम करेगी, लैक्सिस काम करेगी। अगर नींद में उसकी ये भड़कन है, उसका कोरिया है, उसका ट्रेमर है, तो फिर नींद में देंगे तो ये दवाइयाँ उसकी काम करेंगी। इसके बारे में कोई और क्वेश्चन हो, जैसे कुछ लोग पियानो बजाते हैं, ठीक है, और अगर पियानो से उनको हो रहा है तो नेट्रम कार्ब है, अगर इससे हो रहा है उंगलियों से। अगर म्यूज़िक से हो रहा है कि म्यूज़िक जब निकलता है तो फिर उसकी कंडीशन वर्स होती है, तो फिर एम्ब्राग्रेसी है। दवाइयाँ ये 15-20 ही बनती है इसकी, और ये केस कवर होना शुरू हो जाता है। मेहनत आप करेंगे, ठीक करने की जिम्मेदारी आपके पास नहीं है, वो अल्लाह के पास है। इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा। और कुछ केसेस पैलिएट हो जाते हैं, आस्ता 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 कमी होनी शुरू हो जाती है, उम्र ऐसी हो गई है, कमज़ोरी इतनी हो गई है कि वो नहीं ठीक होता, लेकिन आपकी मेडिसिन से वापस इस काबिल हो जाता है कि अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू कर देता है। जो उस एज के हिसाब से एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो बंदा फिर परफॉर्म कर रहा होता है। इसका कोई क्वेश्चन हो जाए और किसी के? सर ये जो सबसे लेफ्ट या राइट साइड पे होगा, किसी पेशेंट लेफ्ट पे है या राइट पे है, एक साइड पे? इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसकी एग्रीवेशन पे देखें, इसकी एग्रीवेशन क्या है, एमलेशन क्या है, ठीक है, और फिर उस पर दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। वैसे लेफ़्ट साइड की दवाइयाँ तो हमारी जो हैं वो तकरीबन हर बीमारी की वही है, ठीक है। कास्टिकम है, रस्टाक्स है, लाइकोपोडियम है, बेल है, सेगुलेरिया राइट साइड की है। लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे कैलकेरिया कार्ब है, आपकी कालीफास है, आपकी सिपिया है, आपकी और डलका बारा है, ये लेफ़्ट साइड की। जलसीमियम है, ये लेफ़्ट साइड की। चलने से ज़्यादा होता है जी, इसमें ऐसा भी होता है कि किसी का राइट आर्म ट्रैमर कर रहा है और साथ लेफ्ट लेग उसकी ट्रैमर कर रही है। राइट आर्म और लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म और राइट लेग उसकी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिम्टम नहीं, लेकिन ये डायगोनल तकलीफ हो रही है सर, डायगोनल, तो उसकी दवाई फिर गैरिकस है, वो डायगोनल को ठीक करती है। लेकेनम है इसकी दवाई, गैरिकस है इसकी दवाई। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में पहले बताएं, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और बता, जो कुर्सी से ऐसे उठते हैं और रक्शे में मुश्किल से बैठते हैं, उनकी दवाई लेथायरस भी है। और कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल अबाउट पार्किंसन, कोरिया, ट्रेमर, शेकिंग, कोई भी? जो नॉर्मल कोरिया में सर आप देते हैं, नॉर्मल कोरिया क्या, फर्स्ट स्टेज का कोरिया कहेगा। फर्स्ट स्टेज के कोरिया में भी आपको माइंड तो देखना पड़ेगा। वैसे अगर फर्स्ट स्टेज का कोरिया आप देखें, जलसीमियम उसमें आती है, एसिड फाज आती है, गैरिकस आती है, टेरेंटोला हिस्पानिया आती है, यही दवाइयाँ आती हैं। लेकिन आपको माइंड हर हाल में देखना है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट स्टेज वाली भी है वो क्रोनिक है, एकदम शुरू नहीं हुई, ये कम से कम 6 महीने साल हो चुके हैं उसको। और कोई क्वेश्चन जी? इसमें आप ये देखें कि अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो डोपामिन या एंडोर्फिन, ये इनकी क्वांटिटी जो सिक्रीशंस की वो कम हो जाती है। किसी की कम हो जाए तब भी कोरिया हो सकता है, किसी दूसरे कोई हार्मोन है उसकी ज़्यादा हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पता चलता, कितने केस आते हैं हमारे पास सीटी स्कैन के, एमआरआई के, कि जी दिमाग में पानी इकट्ठा हो गया है और पानी कम हो रहा है, वाइट मैटर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है,
तो फिर नेट्रम सल्फ और नेट्रम और हमारे पास बहुत अच्छी दवा है। ये आपके पानी के लेवल को रेगुलेट करते हैं और बैलेंस करते हैं। आप नेट्रम सल्फ पहले दे दें और उसके बाद नेट्रम और भी दे दें, ये रेगुलेट भी करती हैं और बैलेंस भी करती हैं, और इससे भी कई मरीज ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और जनाब इसकी आखिरी स्टेज जो होती है उसमें लिस्पिंग ऑफ टंग, बोल नहीं सकते, स्वाल्विंग मुश्किल हो जाती है, और फिर आप इसकी वजह से इसको कंपेयर करना शुरू कर जाते हैं कि शायद कोई कैंसर हो रहा है, कोई इसको कोई और डिजीज़ हो रही है, लेकिन ये इसी की लास्ट स्टेज होती है। उठना मुश्किल हो जाता है, उसके पास्चर नहीं बना सकता, लेटा रहता है, लेकिन हमें वहाँ से भी माइंड के सिम्टम लेके इसका ट्रीटमेंट करना है। शुरू में भी हम माइंड का सिम्टम लेंगे, यहाँ से भी एंड स्टेज पे भी माइंड का सिम्टम लेंगे, तो पेशेंट को ज़रूर इंशाल्लाह बेहतरी होगी।